हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और यहाँ पर देखिए आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो वीडियो है यहाँ पर देखिए अंतिम युद्ध है। ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से यहाँ पर जो एग्ज़ाम के लिए देखिए आपका यहाँ पर इसमें अगर हम बात करें तो देखिए टोटल आपके 9 चैप्टर हैं जो कि आज कंप्लीट हो जाएगा ओनली 1 वीडियो में ही। और देखिए इस एक वीडियो से ही सभी स्टूडेंट का क्या हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। देखिए जो अभी तक एकदम भी नहीं पढ़े, एक दिन में ही एक वीडियो में ही आपको सारा कुछ आपका निचोड़ जो है वो आपको मिल जाएगा। तो इसको देखिए आप लोग क्या करें, एकदम ध्यान से देखेंगे, ठीक है। और देखिए एक चीज़ और बता दें, जो स्टूडेंट अभी तक क्या है अभी पेज पर नहीं ज्वाइन है वो ज्वाइन हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए जो आपके इंपॉर्टेंट वीडियोस एंड लेक्चर हैं वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए पीडीएफ के लिए क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। और जो स्टूडेंट इंस्टा यूज़ करते हैं वो इंस्टा को भी फॉलो कर सकते हैं अपने डाउट को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब हम यहाँ पर देखिए चलते हैं। देखिए जो हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स जो यहाँ पर देखिए है उसमें टोटल क्या है 9 चैप्टर हैं। इन 9 चैप्टर्स को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी हम यहाँ पर एकदम देखिए यहाँ पर डिटेल्स में जानेंगे। तो चलते हैं यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर देखिए आप भी यहाँ पर जो चैप्टर हमारा क्या है, देखिए चैप्टर फर्स्ट है। और इस चैप्टर फर्स्ट यहाँ पर देखिए क्या है, इंट्रोडक्शन। तो जनरल इंट्रोडक्शन है। देखिए जो भी हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स है कि ये सारा कुछ यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखिए चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इसको हम कवर करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखिए बात करें तो यहाँ पर देखिए 2013 में और 2016 और आपका 2017 में ये बीटीयूपी में पूछा गया था, ठीक है। तो क्या पूछा गया था, देखिए जो आपको डिफाइन करना है वो है आपका फ्लूइड और आपका यहाँ पर देखिए आपका सॉलिड। ये क्या होते हैं इसको डिफाइन करना है और सारा कुछ यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें फ्लूइड की, तो फ्लूइड देखिए हमारा क्या है, एज अ मैटर। यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए जो द्रव है वो हमारा क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। ये हमारा फ्लूइड के अंतर्गत देखिए जो मैटर है हमारा द्रव के, इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या होता है। यहाँ पर देखिए सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये 3 स्टेट आप जानते ही हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो लिक्विड एंड जो गैस है, ठीक है, ये जो दोनों हैं लिक्विड एंड गैस, इसको ही बोलते हैं फ्लूइड, ठीक है। जिसमें क्या होता है, एक प्रकार से जो फ्लो होता है, ठीक है, वो हमारा फ्लूइड होता है, जिसमें बहने का गुण होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, फ्लूइड होता है। तो इसको आपको ध्यान देना है कि फ्लूइड के अंतर्गत हमारा दोनों आता है, लिक्विड भी और गैस भी। इसको आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए इसको भी जान लेते हैं। इसमें जहाँ पर देखिए यहाँ पर द्रव की 3 अवस्थाएं हैं, 3 स्टेट हैं, जिसको हमने आपको डिफाइन कर दिया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये देखिए क्या करती हैं, द्रव, गैस तथा देखिए वाष्प को ही क्या कहते हैं, तरल कहते हैं। जो द्रव है, ठीक है, गैस तथा वाष्प को ही हम क्या कहते हैं, यानी कि हमने इन दोनों को बताया कि इन दोनों को ही क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड के अंतर्गत हमारा क्या होता है, गैस भी होता है और हमारा वाष्प भी होता है या द्रव भी होता है। कोई भी वस्तु जो बहने का जिसमें गुण रखती है वही हमारा तरल कहलाती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो भी हमारा देखिए द सब्सटेंस विच कैन बी फ्लो इज कॉल्ड आपका फ्लूइड, ठीक है, इज कॉल्ड फ्लूइड। तो यहाँ पर देखिए तरल कोई निश्चित इसका जो आकार है वो, इसका शेप जो है वो कोई भी आपका एकदम सर्टेन नहीं, एकदम निश्चित नहीं है कि आपका इसका जो शेप हो। देखिए जिस पॉट में इसको क्या करेंगे हम रखेंगे उसी का ये क्या कर लेगा, शेप एकदम एकदम जनरेट कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वरन जिस बर्तन में क्या हो उससे रखा जाता है, उस देखिए सारा कुछ वही आपको लिखा हुआ जो कि हमने आपको यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपको डिफाइन करना है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है आपका सॉलिड। सॉलिड क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए सॉलिड वे पदार्थ होते हैं जिसका आकार व आयतन क्या होता है, एकदम निश्चित होता है कि इसका आकार कैसा होना चाहिए और जो इसका वॉल्यूम है, जो आयतन है वो कैसा होना चाहिए, मतलब ये आपका निश्चित है। आपका देखिए यहाँ पर ठोस के अणु परस्पर क्या होते हैं, इसमें बहुत ही निकट होते हैं और जो ये क्या होते हैं, देखिए आपस में अधिक आकर्षण बल के कारण दृढ़ता से चिपके रहते हैं। और देखिए इसी कारण ठोसों का आकार क्या होता है, बना रहता है। आकार बदलने में क्या होता है, ठोस काफ़ी प्रतिरोध प्रस्तुत करते हैं, मतलब एक प्रकार से रेजिस्टेंस क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया सॉलिड। सॉलिड में आपको क्या याद रखना है कि इसका जो शेप है और जो आपका वॉल्यूम है ये क्या होता है, ये निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है। और वही अगर हम बात करें तो इसके जो मॉलिक्यूल हैं
वो क्या होते हैं, वो आपस में बहुत पास पास होते हैं, नियर होते हैं। और देखिए इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जो आपका देखिए अट्रैक्शन फोर्स है उसके कारण ये दृढ़ता से क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो यही हमारा क्या है, सॉलिड है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 2013 में ही पूछा गया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड ये हमारा क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर सुगमता के आधार पर यानी कंप्रेसिबिलिटी के आधार पर यहाँ पर हम इसको सबसे पहले जानेंगे। तो कंप्रेसिबिलिटी या दबाने की सुगमता के आधार पर अगर हम बात करें तो ये हमारा जो है 2 टाइप्स का होता है। एक आपका होता है लिक्विड एंड दूसरा आपका गैस एंड वेपर। ठीक है, तो लिक्विड और गैस एंड वेपर ये 2 टाइप्स के होते हैं। तो लिक्विड क्या होता है, यहाँ पर देखिए जो क्या होता है, जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होते हैं वही हमारा लिक्विड होता है। मतलब लिक्विड को क्या कहते हैं, लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ये क्या है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है यानी असंपीड्य तरल है। और ये तरल होते हैं देखिए जिन्हें आसानी से नहीं दबाया जा सकता, यानी कि हमने आपको बताया जिसको कंप्रेस ना किया जा सके वही हमारा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड आता है। तो आपको एग्जाम में अगर ये मिल जाए तो आप इसको भी आप लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए इन पर तापमान का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब एक प्रकार से ये बोल सकते हैं कि अगर पड़ता भी तो बहुत ज़्यादा कम पड़ता है, बहुत ही कम पड़ता है। इन द्रवों का देखिए अगर हम बात करें कि जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही अधिक होती है। क्या, यहाँ पर देखिए जो डेंसिटी होती है वो अपर में होती है और यहाँ पर तथा इसमें क्या होता है, जो फ्री सरफेस भी इसमें पाई जाती है। थोड़ा सा देखिए अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर या कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दें इन पर तो द्रवों के क्या होते हैं, आकार में असीम परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए कोई भी चीज़ है, हम अगर इस पर क्या करेंगे, लिक्विड पर हम प्रेशर लगाएंगे या फोर्स लगाएंगे तो जाहिर सी बात है उसके शेप में क्या होगा, उसके शेप में एक प्रकार से उसका जो वॉल्यूम है उसमें भी क्या होगा, निश्चित मतलब एक प्रकार से उसके शेप में भी चेंजमेंट होगा। ठीक है, इसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। इसको आपको यहाँ पर इसको आपको देखिए एकदम याद रख लेना है जो भी हम यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए गैस एंड वेपर, तो गैस एंड वेपर क्या होता है, ये कंप्रेसिबल फ्लूइड के अंतर्गत आते हैं। और देखिए इसे हम कंप्रेस कर सकते हैं, जिन्हें सुगमता से दबाया जा सकता है तथा इन पर जो तापमान हो, टेम्परेचर, इसका देखिए ताप परिवर्तन का प्रभाव अधिक होता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और इनका जो घनत्व होता है वो कम होता है, जो डेंसिटी है वो क्या होती है, लो होती है तथा इनकी जो मुक्त सतह यानी कि जो फ्री सरफेस है इस पर नहीं होती है। और ये रखे जाने वाले बर्तन में क्या करते हैं, पूर्ण रूप से स्थान ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, सैद्धांतिक और व्यावहारिक आधार पर अगर हम बात करें फ्लूइड की टाइप्स की, तो ये हमारे रियल फ्लूइड होता है और आइडियल फ्लूइड होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रियल फ्लूइड एंड आइडियल फ्लूइड। बहुत बार पूछा गया, देखिए 2008, 9 और 18 में पूछा गया है और इस बार भी आने के इसके चांस है। इसको एकदम स्टार बना लीजिए। ठीक है, ये आपका आएगा। यहाँ पर देखिए 2008, 9, 10, आपका 14, 17, 18 लगातार यहाँ पर देखिए आता चला जा रहा है। तो रियल फ्लूइड क्या होता है, आइडियल फ्लूइड क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए ये फ्लूइड क्या होते हैं, ये देखिए इनमें क्या होता है, विस्कोसिटी और जो सरफेस टेंशन है यानी कि जो आपका श्यानता और जो प्रस्तनाव है इसका गुण होता है। किसमें, जो रियल फ्लूइड है इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक आपका विस्कोसिटी होता है और आपका दूसरा क्या है, सरफेस टेंशन की जो प्रॉपर्टीज है दोनों ही पाई जाती हैं। अतः ये देखिए एक श्यान जो तरल है इसको वास्तविक तरल भी कहते हैं। तो यही हमारा क्या है, यही हमारा जो रियल फ्लूइड है ये कहलाता है, जिस भी फ्लूइड में क्या हो, इस विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टीज़ हो, वही हमारा क्या है, वही हमारा रियल फ्लूइड कहलाता है। देखिए वास्तविक तरल वे तरल होते हैं जो अपने किसी भी कण के विस्थापन में कुछ ना कुछ क्या करते हैं, प्रतिरोध अवश्य उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए क्या है, आइडियल फ्लूइड, जिसमें प्रॉपर्टी ना हो दोनों, यानी कि विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी जिसमें मेंशन ना हो, जिसमें ना पाई जाए, वही हमारा क्या है, वो आइडियल फ्लूइड कहलाता है। ठीक है, ये देखिए क्या होते हैं, ये वास्तव में क्या होते हैं, घर्षण रहित होते हैं। अतः आदर्श तरल वे होते हैं जो जिनके कण क्या होते हैं, विस्थापन में कोई प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करते हैं, जनरेट नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए न्यूटन के गिस्यांतर नियम के आधार पर, तो न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है कि वे तरल जिसमें क्या होता है, जो शियर स्ट्रेस है,
ठीक है। या ये बोले कि देखिए रेट ऑफ शियर स्ट्रेन जो है या वेग प्रवणता जो है इसके समानुपाती होता है, यानी जो शियर स्ट्रेस है वो क्या होता है, वो आपका देखिए कर्तन विकृति की दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। और यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है, तो यहाँ पर देखिए जो कर्तन प्रतिबल है वो क्या होता है, कर्तन विकृति की दर के समानुपाती नहीं होता है। बस आपका नहीं इसमें ऐड कर देना है, आपका नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड आपका हो जाएगा। अब हम बात यहाँ पर देखिए करते हैं कि जो आपका देखिए यहाँ पर देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसको हाइड्रोलिक्स बोलते हैं, जो फ्लूइड मैकेनिक्स है ये क्या होता है। यहाँ पर देखिए तरल यांत्रिकी यहाँ पर क्या होता है, तो देखिए तरल यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें तरलों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है जो विरामावस्था में हो या गति की अवस्था में हो। इस प्रकार विज्ञान की यह शाखा तरलों के स्थैतिक, शुद्ध गतिकी और गतिकी के पहलुओं से संबंधित होती है। अतः देखिए आपको क्या करना है, यहाँ तक आपको यहाँ से स्टार्ट कर देना है, क्योंकि ये जो है आपको एकदम समझाने के लिए सिर्फ बताया गया कि इसके टाइप्स कौन कौन से, सारा कुछ इसमें मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, आपको लिखना है तरलों के विराम अवस्था में अध्ययन को तरल स्थैतिक कहते हैं, तरलों की गति अवस्था में अध्ययन को तरल शुद्ध गतिकी कहते हैं। और देखिए परंतु जिस दाब या बल के कारण गति होती है उसका अध्ययन नहीं करते हैं। तरल गतिकी में देखिए क्या होता है, तरलों की गति के साथ उस बल या दाब का भी अध्ययन करते हैं जिसके कारण वह मोशन करती है। ठीक है, तो आपको इसको भी याद कर लेना है। देखिए इसको भी आप लिख देंगे ताकि उसका जो एग्जामिनर पर इम्प्रेशन है वो भी आपका बना रहे। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखिए बात करते हैं कि आपका यहाँ पर देखिए हाइड्रोलिक्स, यहाँ पर देखिए जो हाइड्रोलिक्स है और जो इसके वेरियस टाइप की जो ब्रांचेस है उसको डिफाइन करेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स की ब्रांचेस इसमें होती हैं हाइड्रोलिक्स में। तो सबसे पहले हाइड्रोलिक्स क्या होता है इसको हम जानेंगे। तो देखिए हाइड्रोलिक्स जो है ये क्या है, एक इंग्लिश वर्ड हाइड्रो, ठीक है, यानी कि हाइड्रो मीन्स क्या होता है पानी। जहाँ भी इस मीन्स का मतलब हाइड्रो आ जाए वहाँ पर आप समझ जाएंगे कि क्या है, उसका मीन्स है वाटर। ठीक है, और देखिए हाइड्रोलिक्स अतः क्या, जो हाइड्रोलिक शब्द दो ग्रीक अक्षरों से मिलकर बना है जिसके देखिए जिनके अर्थ पानी और पाइप हैं। इसको आपको याद रखना है। हाइड्रो और लिक्स जो है वो होता है पाइप। तो हाइड्रो मीन्स वाटर, लिक्स मतलब आपका पाइप हो गया। ठीक है, अतः अब देखिए इस विषय के अंतर्गत अगर हम बात करें तो पानी के साथ साथ पाइप में अनेक यहाँ पर देखिए उनके प्रवाह आदि का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए तरल यांत्रिकी और द्रव इंजीनियरिंग में आपस में समानता होने के कारण आधुनिक युग में द्रव इंजीनियरिंग के अंतर्गत देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स के सिद्धांतों का द्रवों से देखिए यहाँ पर संबंधित अभियांत्रिकी कार्यों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर देखिए इसको भी यहाँ पर देखिए इसके टाइप्स भी दिए हुए हैं, तो इसको भी आपको एकदम पढ़ लेना है। यहाँ पर देखिए द्रव इंजीनियरिंग का जो प्रमुख संबंध सतहों से यहाँ पर देखिए घिरे द्रव प्रवाह से है, जैसे आपका नोजल हो गया, पाइप्स हो गया और नाले, नदी नाले हो गए। ठीक है, इनका क्या होता है, इस मतलब द्रव का इनका मशीनों के अंगों में द्रव का प्रवाह होता है। तो इसको आपको देख लेना। देखिए ये ज़्यादा आपको यहाँ पर नहीं देखना है। अब इसको यहाँ से देखिए, इसलिए क्या होता है, द्रव इंजीनियरिंग प्रयोगात्मक पहलुओं से जल के प्रवाह से संबंधित होती हैं। वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग जैसे चेजी, वेंचुरी और मैनिंग, फ्रांसिस, डॉर्सी आदि ने क्या किया, विभिन्न प्रयोगों के द्वारा इंजीनियरिंग का विकास किया है। ठीक है, अब देखिए जो द्रव इंजीनियरिंग है इसको अध्ययन की सरलता के मतलब लिए इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका होता क्या है, हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोकाइनेटिक्स और आपका हाइड्रोडायनेमिक्स। अब यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए आपको हाइड्रोस्टैटिक क्या है, हाइड्रो मतलब हमने बताया कि वाटर, स्टैटिक मतलब क्या होता है, एक प्रकार से जहाँ पर जो विराम होता है। ठीक है, तो यानी कि जो विरामावस्था है, तो विरामावस्था में कि जो वाटर है इसका अगर अध्ययन करना तो वो हमारा क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव की विरामावस्था का अध्ययन किया जाता है वही हमारा क्या होता है, वही हमारा हाइड्रोस्टैटिक कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोकाइनेटिक। अब मोशन इसमें बात होगी मोशन की, तो जहाँ भी काइनेटिक्स आ जाता है, काइनेमैटिक्स, तो वो आपका क्या होता है, वहाँ पर मोशन से रिलेट हो जाता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव की गति की अवस्था, यहाँ पर देखिए गति की अवस्था का अध्ययन किया जाता है, परंतु इसमें जिस बल के कारण गति होती है उसका अध्ययन नहीं किया जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, हाइड्रोकाइनेमैटिक्स होता है। इसको आपको याद रखना है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका क्या है, हाइड्रोडायनेमिक्स। अब हाइड्रोडायनेमिक्स में क्या होता है, देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव की गति के साथ उस बल का भी अध्ययन किया जाता है जो क्या होता है, जिसके कारण गति या मोशन होता है। तो ये हमारा हाइड्रोडायनेमिक्स कहलाता है। ठीक है, इसमें आपका ये होता है कंप्लीट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए कुछ डिफिनीशंस हैं जो कि आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए जैसे आपका डेंसिटी हो गया, इसी को मास भी कहते हैं या मास डेंसिटी कहते हैं। यहाँ पर देखिए रिलेटिव वेट हो गया, ये आपका स्पेसिफिक वेट। और यहाँ पर देखिए रिलेटिव ग्रेविटी, यहाँ पर देखिए ये आपका आपेक्षिक घनत्व या विस्कोसिटी और गतिकी से अंतर निरपेक्ष। देखिए एक ही मीन्स है आपका, देखिए पैनिक ना हो इसलिए आपको यहाँ पर क्या किया गया है कि दो मतलब एक प्रकार से एक ही चीज़ को दो वर्ड में इसको बोला गया है। कैपिलरी ये क्या होता है, सारा कुछ यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट है और इसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको आपको देखना एकदम ध्यान से और देखिए एकदम माइंडसेट कर लीजिएगा इसको। तो सबसे पहले डेंसिटी क्या होती है, तो देखिए डेंसिटी आप जानते हैं कि इसे हम रो से डिनोट करते हैं। और देखिए डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो द्रव्यमान बटे आयतन जो होता है वही हमारा क्या होता है, वही हमारा डेंसिटी होता है। तो कह सकते हैं द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किसी तरल के द्रव्यमान और उसके आयतन का अनुपात घनत्व कहलाता है, जैसा कि हमने आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। उसके बाद देखिए अर्थात किसी पदार्थ की इकाई आयतन में जितनी संहति होती है उस पदार्थ का घनत्व या विशिष्ट द्रव्यमान कहते हैं उसे। मतलब एक प्रकार से अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम को 1 रख दें तो इकाई वॉल्यूम में यानी कि इकाई आयतन में जो हमारा द्रव्यमान होता है उसको इस प्रकार से भी हम दो डिफिनीशंस इसकी बना सकते हैं कि इकाई आयतन में क्या होता है, जब इकाई आयतन रखें तो हमारा जो मास क्या होता है आपका यहाँ पर जो मास होता है वही हमारा डेंसिटी कहलाता है। ठीक है, और इसे हम रो से डिनोट करते हैं। इसका जो मात्रक हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगी, देखिए मीटर, जो हमारा मास है उसका किलोग्राम हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो वॉल्यूम है इसका क्या हो जाता है, तो यहाँ पर मीटर क्यूब हो जाता है। तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब ये इसका क्या हो गया, यही इसका यूनिट हो जाता है। अब हम यहाँ पर देखिए बात करते हैं, देखिए वही चीज़ लिखी हुई है, इसको आप देख लीजिएगा। स्पेसिफिक वेट देखिए क्या होता है, तो स्पेसिफिक वेट जो होता है यहाँ पर देखिए जो क्या होता है, किसी भी फ्लूइड का जो वेट होता है और क्या होता है जो वॉल्यूम होता है इसका रेशियो ही क्या कहलाता है, आपका स्पेसिफिक वेट कहलाता है। और ये जो स्पेसिफिक वेट है ये आपका स्मॉल w से इसको डिनोट किया जाता है स्पेसिफिक वेट को। और देखिए यहाँ पर देखिए एक मेन पॉइंट आप यहाँ पर और जान लीजिएगा, किसी भी पानी का अगर हम घनत्व की बात करें तो 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। ये आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए आपका थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका काम आता है। और देखिए तो आपका क्या हो गया, जो स्पेसिफिक वेट है वो आपको समझ में आ गया। द रेशियो ऑफ देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जो फ्लूइड एक प्रकार से वेट एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो द रेशियो ऑफ वेट एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड आपका क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होता है क्या, स्पेसिफिक वेट। तो यहाँ पर इसको आपको लिख देना है, किसी तरल का आपेक्षिक भार और उस तरल के भार देखिए यहाँ पर आयतन का अनुपात। ठीक है, भार और आयतन का अनुपात ही क्या कहलाता है, आपका स्पेसिफिक वेट कहलाता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, इसे स्मॉल w से ये डिनोट करते हैं और ये आपको फार्मूला लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर इसकी यूनिट भी आपको लिख देना है, न्यूटन पर मीटर क्यूब। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी तो ये क्या होती है, तो देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी हम सबसे पहले यहाँ पर इसको देखिए स्पेसिफिक डेंसिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ पर देखिए यह क्या होती है, तो स्पेसिफिक यहाँ पर देखिए जो स्पेसिफिक, एक मिनट, यहाँ पर देखिए सबसे पहले स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है, देखिए किसी तरल पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस तरल पद के घनत्व तथा उसकी जो मानक तरल पदार्थ का जो घनत्व होता है वो उसका अनुपात ही क्या कहलाता है, जो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाता है। यानी कि फ्लूइड देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं द रेशियो ऑफ, देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको हम यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी लिख देते हैं। उसके बाद देखिए आपका क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हो जाएगा। और देखिए डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड हो जाएगा।
तो इन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है, आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाता है। तो लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और क्या आपका डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इसको आप देखिए लिख दीजिएगा। आप देखिए द्रवों के लिए आपको इसको अगर देखना है, देखिए द्रवों के लिए क्या हो जाता है आपका यहाँ पर रो बराबर एस इंटू पी हो एस इंटू क्या होता है रो हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो देखिए रो जो द्रव का घनत्व है वो क्या होगा, वो आपका यहाँ से देखिए रिलेटिव डेंसिटी आपका दिया होगा, और जो नहीं देखिए इसको अगर मान लीजिए निकालना है किसी एक को, तो एक वैल्यू आपको दी होगी और ये जो पानी का घनत्व ये आप जानते हैं कि 1000 होता है। तो आप इस फार्मूले को भी आप जनरली याद रख सकते हैं। पी यहाँ पर देखिए रो बराबर एस इंटू 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो इससे भी आप किसी भी द्रव का जो घनत्व है उसको आप निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखिए बात करते हैं तो विस्कोसिटी क्या होती है। यहाँ पर देखिए विस्कोसिटी जो क्या होती है, तो जो भी हमारा रिलेटिव मोशन का जो अपोजिशन यानी कि विरोध करता है वही हमारा विस्कोसिटी होती है। तो इसको आपको याद रखना है। जो विभिन्न टाइप्स की जो वेरियस टाइप्स की लेयर होती हैं उसमें क्या करता है रिलेटिव मोशन का अपोजिशन करता है, वो हमारा रिलेटिव आपका विस्कोसिटी होता है। इसे हम म्यू से डिनोट करते हैं। तो इसको आपको एक प्रकार से इसको आपको याद रख लेना है। और देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए जो इसमें देखिए आपको क्या करना है, ये सभी जो फार्मूले यहाँ पर फार्मूले जो हैं इनसे भी देखिए आपका यहाँ पर जो म्यू है ये आपका कांस्टेंट है। जो यहाँ पर देखिए प्रोपोर्शनल का जैसे ही साइन हम हटाते हैं, क्योंकि ये देखिए शियर स्ट्रेस है वो क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है वेग परिवर्तन की दर के। तो ये जो हमारा du/dy है, ये हमारा जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या हो जाएगा म्यू आ जाएगा। म्यू ही हमारा क्या है, यही हमारा विस्कोसिटी है। अब ये हमारा विस्कोसिटी है, तो देखिए विस्कोसिटी यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो हमारा यहाँ से भी इसका भी फार्मूला निकल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसका जो अगर हम बात करें तो SI मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन यहाँ पर सेकंड मीटर आपका स्क्वायर हो जाएगा। पास्कल सेकंड आप बोल सकते हैं। और देखिए यहाँ पर आप बोल सकते हैं, यहाँ पर देखिए आपका विस्कोसिटी की अगर हम बात करें तो किलोग्राम, यहाँ पर देखिए किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, या किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि ये जब ऊपर जाता है तो आपका इनवर्स में चला जाता है। तो ये आपका हो जाएगा विस्कोसिटी। अब हम बात करते हैं काइनेटिक विस्कोसिटी। काइनेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, यहाँ पर देखिए जो हमारा विस्कोसिटी और जो डेंसिटी का जो रेशियो होता है वही हमारा काइनेटिक विस्कोसिटी कहलाता है। तो द रेशियो ऑफ विस्कोसिटी एंड डेंसिटी इज कॉल्ड काइनेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, काइनेमेटिक। तो इसको आपको याद रखना है। इसको हम क्या करते हैं वी से डिनोट करते हैं। तो इसको भी आपको फार्मूला लिख देना है। और यहाँ पर देखिए आपका जो यूनिट है इसको भी लिख देना है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब यहाँ पर देखिए सीजीएस में अगर हम बात करें तो सीजीएस में आपका स्ट्रोक भी होता है। तो 1 स्ट्रोक क्या होता है, 1 स्ट्रोक इक्वल टू होता है यहाँ पर 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कैपिलरिटी देखिए क्या होता है, कैपिलरिटी जो होता है यहाँ पर, तो ये क्या होता है देखिए जो भी हमारा राइज आपका देखिए जो फॉल और जो राइज होता है, ठीक है, किसी भी फ्लूइड का, तो फॉल एंड राइज की जो प्रोसेस है, फॉल और राइज का जो प्रक्रिया है वही हमारा क्या होती है कैपिलरिटी कहलाती है। तो इसको आपको याद रखना है। अब देखिए कैपिलरिटी के जो इसकी कंडीशनें भी होती हैं, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे आपका कैपिलरी राइज हो गया, कैपिलरी राइज हो गया, कैपिलरी फॉल हो गया। तो कब कैपिलरी राइज होगा और कब कैपिलरी फॉल होगा ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए फिगर आपको यही बनाना है, इसको आप देख लीजिए एकदम, इसको यहाँ पर देख लीजिए फिगर को। अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी हैं यहाँ पर। तो देखिए अगर हम बात करें तो कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। और यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए कैपिलरी राइज कब होगा, जब आपका एडहेसिव फोर्स जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा कोहेसिव फोर्स से। और देखिए जब जो कैपिलरी फॉल होगा वो कब होगा, तो देखिए इसी का जस्ट उल्टा कर दीजिए, जब आपका क्या होगा, जब आपका कोहेसिव फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। कोहेसिव फोर्स किससे, आपका एडहेसिव फोर्स से, तो वो आपका क्या हो जाएगा कैपिलरी फॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके देखिए कुछ उदाहरण आपको देखने एग्जांपल देख लेने हैं। जैसे आपका लालटेन में मिट्टी का तेल जो होता है वो मोमबत्ती में देखिए पिघला हुआ मोमबत्ती के धागे के बीच क्या होता है, बीच में बनी केस नली के द्वारा ऊपर क्या करता है, चढ़कर जलता है।
ठीक है। यहाँ पर इसी प्रकार से आपको इसको देख लेना है। जल से भरी बाल्टी में क्या होता है, तौलिए का एक सिरा डाल दें तो क्या होता है, दो जल तौलिए के जो धागे होते हैं उसके बीच में बनी असंख्य केस नलियों में चढ़ने लगता है और धीरे धीरे पूरा तौलिया क्या होता है, भीग जाता है। ठीक है, तो ये आपको कुछ एग्जाम्पल इसको याद रख लेना है। अब यहाँ पर देखिए कैसे जो कैपिलरी आपका राइज है, इसके जो व्यंजन है इसको मतलब लिखना है। तो देखिए कैपिलरी राइज का जो व्यंजन है 2t cos थीटा अपन r रोजी होता है। तो इसको देखिए किस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये फिगर बना देना है। फिगर देखिए आपको बना देना है, जो आपका ये कोई पॉट है, ठीक है, इसमें वाटर है और यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर देखिए आपका ये जो हमारा गया है, तो ये हम कोई हमारी ट्यूब है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा क्या हुआ कि जो यहाँ पर आपके दोनों थीटा बन गए हैं। यहाँ पर देखिए आपको ये तो सारा कुछ आपको पता है, ठीक है, किस प्रकार से बने हैं परपेंडिकुलर और सारा कुछ। इसको हम नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। और यहाँ पर देखिए इसको सिंगल वे में इसको जो ये है आपका, इसको यहाँ पर अकेले डिफाइन कर दिया गया है। तो ये पूरा देखिए जो जो आपने फिगर में बनाया है इसको पूरा थ्योरी आप इसको कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम जो व्यंजक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या होता है आपका, इसका वॉल्यूम अगर निकालना है तो देखिए ये आपका πr² हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अगर हमें क्या करना है, नली में चढ़े जल के स्तंभ का भार निकालना है, वेट निकालना है, तो क्या होगा, तो वेट निकालने के लिए यहाँ पर इससे क्या होगा, इस ये जो हमारा है इससे हम रोजी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा वेट निकल जाएगा, क्योंकि वेट जो W होता है वो रोजी, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमें बैलेंस में लाना है यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर देखिए जो भी हमारा आरोपित बल है सरफेस टेंशन के द्वारा, वो जो चढ़े जल के स्तंभ का भार है वो हमारा दोनों बराबर हो जाएगा 2πr cos थीटा। और यहाँ पर देखिए πr² रोजी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हम निकाल चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए टी बराबर हम निकाल देंगे, तो टी बराबर हमारा ये हो जाएगा और जो कटेगा वो आप काट दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा बचेगा क्या, यहाँ पर देखिए RH रोजी अपॉन 2 cos थीटा बचेगा। अब यहाँ पर h हम निकाल लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2t cos थीटा अपॉन r रोजी हो जाएगा। यही हमारा क्या है, राइज है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए न्यूटन का जो विस्कोसिटी का जो लॉ है, ठीक है, नियम है, वो क्या होता है। तो देखिए जो टाउ होता है ये प्रोपोर्शनल क्या होता है किसी भी, यहाँ पर अगर हम बात करें ये किसके प्रोपोर्शनल, हमारा रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के। तो जो शियर स्ट्रेस है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के। यहाँ पर देखिए जो हमारा कांस्टेंट जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो हमारा कांस्टेंट आ जाएगा म्यू, और यही म्यू हमारा क्या है, यही म्यू हमारा विस्कोसिटी है होता है। तो यहाँ पर इसको देखिए कुछ नहीं लिखना है आपको, यहाँ पर लिखना है इस नियम के अनुसार क्या होता है, जो हमारा देखिए तत्व की जो परत है इस पर लगा जो कर्तन प्रतिबल है, ठीक है, वो क्या होता है, कर्तन विकृति के दर के समानुपाती होता है। और ये जो समानुपाती है ये म्यू को यानी श्यानता गुणांक को दर्शाता है, इसी को श्यानता गुणांक कहते हैं। अब यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, इसको भी यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे। कंप्रेसिबिलिटी देखिए क्या होता है, किसी भी तरल पर दाब लगाने से कुछ ना कुछ उसमें क्या होता है, अवश्य दबता है। यानी कि हम किसी भी चीज़ में क्या करेंगे, किसी भी बर्तन या किसी भी चीज़ में जब हम कंप्रेस करते हैं फोर्स लगाकर, तो वो हमारा कुछ ना कुछ क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, बाहरी दाब यानी एक्सटर्नल प्रेशर लगाने से उसके जो उसमें क्या होता है, उसके आयतन जो होता है वॉल्यूम, उसमें चेंजमेंट भी हो जाता है। यही हमारा कंप्रेसिबिलिटी होता है, ठीक है। यानी हम कंप्रेस करें तो हमारा कंप्रेस हो जाता है और उसका जो वॉल्यूम होता है उसमें हमारा चेंजमेंट हो जाता है। यही चेंजमेंट हमारा कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है। इसे हम बीटा से डिनोट करते हैं, तो इसको आपको देख लेना है। और यहाँ पर देखिए फिगर आपको बना देना है। और ये देखिए हमारा क्या है, ये जो के है हमारा, ये के जो है वो ये क्या है, बल्क मॉड्यूलस है, ठीक है, बल्क मॉड्यूलस है। ये देखिए दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो बीटा बराबर 1/k। तो यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारा देखिए फार्मूला जो हमारा निकलेगा वो क्या निकलेगा, यहाँ से जो फार्मूला हमारा निकल रहा है यहाँ पर देखिए, तो ये आपका क्या होगा, इसका जो आयतन हो जाएगा वो मीटर क्यूब हो जाएगा। और इसका जो देखिए जब आयतन क्या हो v है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर में इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रेशर को हम क्या करें, P+dP यानी कि प्रेशर को हम बढ़ाएं और आयतन को क्या करें, घटाएं। तो यहाँ पर क्या होगा, और दाब को अगर बढ़ाएं या परिवर्तन करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, P+ΔP - P हो जाएगा। और यहाँ पर इस प्रकार से आयतन में भी क्या होगा, हानि अगर करें तो ये हमारा माइनस में चला जाएगा,
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, टोटल देखिए ये अगर आपको ये आपको नहीं करना है, ठीक है, टोटल आपको वहाँ पर शो नहीं करना होगा, वहाँ पेपर में क्या होगा एग्ज़ाम में, क्योंकि देखिए ज़्यादा समय नहीं लेना है और ये सब आपको करके भी नहीं दिखाना है, नहीं तो आप इसको कर भी सकते हैं कि इसमें कितना मतलब हानि हुई ये भी आप शो कर देंगे। उसके बाद आपको ये फार्मूला भी निकाल देंगे और डायरेक्ट आप फार्मूला भी लिख के आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर डिफिनीशन ही आपको पूछी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए बल्क मॉड्यूलस बराबर क्या होता है आपका माइनस डी अपॉन डी होता है, ठीक है। और कंप्रेसिबिलिटी जैसे इसी का उल्टा कर देंगे तो आपका कंप्रेसिबिलिटी हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर प्रेशर। ये क्या होता है, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर देखिए क्या होता है, तो देखिए अन्य तरलों की तरह क्या होता है, वायु भी अपने भार के कारण क्या होता है, जब सभी वस्तुओं पर दाब डालती है तब पृथ्वी की सतह के इकाई क्षेत्रफल पर वायु द्वारा लगाया गया दाब वायुमंडल दाब कहलाता है। यहाँ पर देखिए गेज प्रेशर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब का जो मान होता है इसको भी आप देख लीजिएगा, यहाँ पर 101.325 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और गेज प्रेशर देखिए क्या होता है, गेज प्रेशर तो गेज दाब को दाबमापी यंत्र की सहायता से मापा जाता है और इसमें वायुमंडलीय दाब को आधार मानकर उसके ऊपर या नीचे दाब क्या दाब मापा गया गेज दाब मापा जाता है, जो वही हमारा गेज दाब कहलाता है। यहाँ पर देखिए इसको निगेटिव एंड पॉजिटिव भी मतलब हो सकता है ये। और यहाँ पर हम बात करेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर की, तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, देखिए एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो देखिए निरपेक्ष दाब को परम शून्य दाब के संदर्भ में मापा जाता है। ये परम निर्वात दाब या परम शून्य दाब को आधार मानकर इसके ऊपर मापा गया जो दाब होता है वही हमारा निरपेक्ष दाब होता है, निरपेक्ष दाब कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए निरपेक्ष दाब को अगर यहाँ पर अगर आप फार्मूला लिखना चाहते हैं तो लिख देंगे गेज दाब और क्या होता है आपका वायुमंडल जो दाब होता है दोनों का योग ही हमारा क्या होता है एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है। तो ये फार्मूला भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए वैक्यूम प्रेशर की अगर हम बात करें तो वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, आप इसको भी लिख सकते हैं वायुमंडल दाब से नीचे की जो जितना भी हमारा दाब मापा जाता है वो हमारा वैक्यूम प्रेशर होता है। या आप इसको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हैं कि जो निरपेक्ष दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब माइनस निर्वात दाब, यानी कि निर्वात दाब अगर यहाँ से आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा निरपेक्ष दाब माइनस वायुमंडलीय दाब। तो ये आप लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए अगर हम बात करें तो प्रेशर इंटेंसिटी या प्रेशर क्या होता है, तो देखिए अगर हम बात करें तो P बराबर क्या होता है F अपॉन A होता है। तो देखिए F अपॉन A जो है यानी कि आप कह सकते हैं द रेशियो ऑफ फोर्स एंड एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। या आप ये भी बोल सकते हैं अगर हम इसको एक ले लें तो देखिए आप इसको क्या कर देंगे इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल ही हमारा क्या होता है आपका प्रेशर इंटेंसिटी कहलाता है। तो दोनों से आप दोनों में से कोई भी एक लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इसे P से डिनोट करते हैं और P बराबर F अपॉन A आप यूनिट लिख देंगे, देखिए यहाँ पर न्यूटन पर आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं टोटल प्रेशर की। तो टोटल प्रेशर की अगर हम बात करें तो देखिए स्टैटिक जो फ्लूइड है वो क्या होता है, जब कोई स्टैटिक फ्लूइड किसी सतह पर बल लगाता है तो उसके द्वारा क्या होता है उस सतह पर लगाया गया बल ये क्या होता है जो कुल बल होता है वही हमारा टोटल प्रेशर कहलाता है। जितना भी हम टोटल फोर्स लगा रहे हैं वही हमारा टोटल प्रेशर कहलाता है। ये क्या होता है हमेशा नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर लगता है और इसको F से डिनोट करते हैं। और आपका इसका जो देखिए यूनिट है वो क्या है न्यूटन है। तो यहाँ पर देखिए आपको इसको देख लेना है। यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें यहाँ पर देखिए तो और भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर देखिए किसी भी स्थिति में द्रव में डूबी समतल सतह पर जो स्टैटिक दाब द्रव के देखिए लिए रोजी यानी कि जो घनत्व है और जो गुरुत्वीय त्वरण है उसके आपेक्षिक भार W के सतह क्षेत्रफल A द्वारा द्रव तल से सतह की गुरुत्व केंद्र की गहराई गुणा करने पर प्राप्त ये हो जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। संपूर्ण दाब ये हमारा रोजी AH और माइनस का WAH होता है। सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है, सेंटर ऑफ प्रेशर देखिए अगर हम बात करें किसी भी सतह पर दाब केंद्र वह बिंदु है जिससे होकर उस सतह पर परिणामी दाब संपूर्ण दाब
लगता है या कार्य करता है तो दाब केंद्र की स्थिति सदैव गुरुत्व केंद्र से नीचे होती है, क्योंकि गहराई के साथ क्या होता है, दाब तीव्रता बढ़ती जाती है। अब हम बात करेंगे पास्कल लॉ। तो पास्कल लॉ और इसके व्यंजक को भी उत्पन्न करना है। तो पास्कल लॉ क्या होता है, समान दिशा में जिसमें क्या होता है, समान प्रेशर फ्लो होता है, वही हमारा पास्कल लॉ होता है, वो भी किसमें, इक्विलिब्रियम पोजीशन में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो P1 बराबर P2 बराबर P3 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए फिगर बना दीजिएगा, और सेक्शन, अलग अलग सेक्शन के लिए देखिए अगर हम बात करें तो इस प्रकार से आपका फार्मूला कुछ बनेगा, और इसको आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यहाँ पर देखिए जो फिगर बना हुआ है, इसी से क्या करेंगे, यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम व्यंजक लेकर हॉरिजेंटल और इसके कंपोनेंट रख देंगे। यहाँ पर देखिए तो ये हमारा प्रेशर P2 है, और यहाँ पर QR और T यही हमारा इसके बराबर हो जाएगा संतुलन में जब हम इसको लेंगे। और फिर देखिए यहाँ पर जो हमारा प्रेशर P1 के लिए हमारा ये व्यंजक बन जाएगा। अब इनको दोनों को रिलेट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा जो रिलेशन निकलेगा, देखिए P2 बराबर P3 निकलेगा, और दूसरे वाले से हम क्या करेंगे, P2 का जब मान इसको हम समीकरण 2 में रख देंगे तो हमारा P1 बराबर P3, यानी कि तीनों हमारा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका देखिए, ये न्यूमेरिकल आपका नहीं आएगा, इससे मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए अब आपका ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका फर्स्ट चैप्टर का, वो होता है कंप्लीट। अब हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर की।